अपन सभी ने देखा था। लू फेंग डुआन किनफेंग को मारते हुए उससे वांग ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ले लेता है। डुआन किनफेंग लू फेंग को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। साथ ही में लू फेंग उसकी ब्लैक मनी का भी पता लगाता है और उसकी व्हील ऑफ डेस्टिनी की टिकट को भी ले लेता है। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता है, बुक ऑफ विशेस का मास्टर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मॉन्स्टर से ना बच पाए। फिर में बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे जुंगू का भाई जेसन कैप्टन लियान फेंग की हेल्प करने के लिए आ गया होता है। कैप्टन लियान फेंग बोलता है, अगर तुम हमारी हेल्प करते हो मैं तुम्हारी सजा को पक्का से कम कराऊंगा। वहीं जेसन का सब्स्टिट्यूट रेड लोटस नाइट सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। जुंगू साइड से ये सब कुछ देख रहा होता है, बोलता है मुझे फाइट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैप्टन लियान फेंग काफी अच्छे इंसान है, तो मेरे ब्रदर को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी लू फेंग को वहाँ पे एक एस रैंक का प्रिजनर मिलता है, इसके सब्स्टिट्यूट का नाम होता है पर्पल शैडो वाइन। लेडी कागुया वहाँ पे उस प्रिजनर को मार देती है। जुंगू बोलता है, मैं इस एबिलिटी को प्लंडर करके मास्टर ली के ऊपर एक स्नीक अटैक कर सकता हूँ। फिर जुंगू उस एबिलिटी को प्लंडर करने के बाद पर्पल शैडो वाइन को समन करता है और उसके स्टैट्स को वहाँ पे चेक करने लगता है। तभी अचानक से जुंगू कुछ फील होता है और उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है। जुंगू को बताया था कि आप टैलेंट इफेक्ट को लिमिट में प्लंडर कर चुके हैं, इसीलिए आप और टैलेंट इफेक्ट को प्लंडर नहीं कर सकते। फिर लू फेंग एक रियलम के अंदर जाके वहाँ से व्हील ऑफ डेस्टिनी पाता है और अब उसके पास 500 व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट हो गए होते हैं। फिर जुंगू वहाँ बुक ऑफ विशेस के मास्टर से विश मांग के सारे व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट को ओपन करता है। फिर लू फेंग वहाँ पे स्पीड क्रिस्टल की हेल्प से डार्क एम्परर, लेडी कागुया और बुक ऑफ विशेस तीनों को एसएस रैंक में कर देता है और बाकी के स्पीड क्रिस्टल बांटने का काम जुंगू वहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर को दे देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर ली के ऊपर जुंगू वहाँ पे स्नीक अटैक करता है, लेकिन मास्टर ली वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। जुंगू बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे जुंगू की फाइट मास्टर ल्यू से होने वाली है, जो कि अभी तक का उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है। मास्टर ल्यू बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? जुंगू बोलता है, मैं वो हूँ जो कि तुम्हें मारने के लिए आया है। इस बात से मास्टर ल्यू को गुस्सा नहीं आता और वो बोलते हैं, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मुझे मार सको? जुंगू हमें कुछ बोलता नहीं, लेकिन स्माइल करता है। तभी लेडी कागुया वहाँ पे मास्टर ल्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर ल्यू तभी सेलेस्टियल लॉर्ड को समन करता है। उसके पीछे लाइट से बना एक बहुत बड़ा मार्शल लॉर्ड आ जाता है, जिसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट होता है और वो उस आर्टिफैक्ट की हेल्प से लेडी कागुया के ऊपर अटैक करता है। लेडी कागुया अपनी ब्लेड फॉर्म से डिफेंस फॉर्म में आती है और बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करती है। मास्टर ली बोलते, बच्चे फटाफट से बताओ आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम मुझे मार सको। वहीं जुंगू काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मास्टर ली इतने पावरफुल होंगे। मास्टर ली जुंगू के चेहरे को देखते हुए बोलते, क्या तो समझ में आ गया कि आखिर तू किसके सामने फाइट कर रहा है? चलो फटाफट से अपने घुटनों पे आके बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन है? मास्टर ली बोलते, एब्सोल्यूट पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है, तो आखिर अभी तक तुम खड़े क्यों हो? हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड जुंगू के ऊपर अपने आर्टिफैक्ट से अटैक करता है। जुंगू फटाफट से उस अटैक को डॉज करते पीछे की तरफ हट जाता है और बोलता है, डार्क एम्परर, लेडी कागुया, दोनों मास्टर ली के ऊपर अटैक करो। मास्टर ली ये देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सोच रहे होते हैं, आखिर सेलेस्टियल लॉर्ड की एनर्जी से ये लोग सप्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरी तरफ अटैक करने के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हैं? और जब वो देखते हैं कि डार्क एम्परर और लेडी कागुया दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, तो वो फटाफट से स्पेल को कास्ट करता है और बोलता है, थंडर गॉड और गॉडेस ऑफ मर्सी, प्लीज मुझे यहाँ पे आके बचाइए। अचानक से लेडी कागुया के आगे एक थंडर अटैक होता है। इससे बचने के लिए लेडी कागुया को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। वही डार्क एम्परर के आयरन फिस्ट के सामने एक वास आ जाता है। ये देख के जुंगू को समझ में आता है कि मास्टर ल्यू को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। जुंगू डार्क एम्परर लेडी कागुया को बोलता, फटाफट से वापस आ जाओ। सेलेस्टियल लॉर्ड के साथ साथ मास्टर ल्यू के पीछे एक लेडी भी पेयर हो गई होती है। वही जुंगू के पीछे डार्क एम्परर, लेडी कागुया और बुक ऑफ विशेस का मास्टर होता है। इतनी देर तक फाइट करने के बाद मास्टर ल्यू को समझ में आ गया होता है कि सामने वाला ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर है। लेकिन बस उसको एक बात समझ में नहीं आ रही होती, आखिर डार्क एम्परर उसको अचानक से अटैक क्यों कर रहा है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पहले से पता हो कि मैं यहाँ पे उसको मारना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मास्टर ल्यू के साथ में सेलेस्टियल लॉर्ड है, इसीलिए उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। उसके हिसाब से वो बहुत इजीली जुंगू को हरा सकता है। मास्टर ल्यू अपना हाथ हवा में करते हुए बोलते हैं, हेवनली लॉर्ड जो कि डीमंस को मारते हैं, प्लीज यहाँ मेरा साथ दीजिए। मास्टर ल्यू के ऐसा करने के साथ ही आसमान के अंदर से काफी बड़ी लाइट निकलती है, जो कि सीधे जमीन से टकराती है और वहाँ पे काफी बड़ा धुआं हो गया होता है। इसी धुएं के बीच में से एक बहुत बड़ा फिगर बाहर निकल रहा होता है। वही जुंगू भी इस बड़े से फिगर को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं मास्टर ने जिस हेवनली लॉर्ड को समन किया होता है वो आ गया होता है और इससे पहले जुंगू कुछ बोल पाता, डार्क एम्परर और लेडी कागुया दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं जो हेवनली लॉर्ड था वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। डार्क एम्परर और लेडी कागुया के अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहे थे। जुंगू सोच रहा था ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फ्यूचर के अंदर सेलेस्टियल मास्टर सेक्ट, जो कि एक टॉप टायर सेक्ट है, उसका लीडर होने वाला है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसने हेवनली लॉर्ड को समन किया, जो कि बहुत इजीली दो एसएस रैंक के अटैक को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। जुंगू को समझ में आया था कि हेवनली लॉर्ड सेलेस्टियल लॉर्ड से काफी अलग है। और वहीं मास्टर ल्यू भी जुंगू को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, डार्क एम्परर की स्ट्रेंथ उतनी ही है, लेकिन हाँ ये बात मान सकते हैं कि वो एक नॉर्मल एसएस रैंक से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मेरे सामने चूहे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मास्टर ल्यू यहाँ पे जुंगू के साथ ज्यादा देर तक फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने ज्यादा डिवाइन पोजीशन में वो यहाँ पे रखेगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो इसीलिए वो यहाँ पे जल्द से जल्द और डिवाइन पोजीशन को समन करके डार्क एम्परर को खत्म करना चाहता है। फिर मास्टर ल्यू हेवनली लॉर्ड को पीछे की तरफ बुला लेते हैं। ये देखते हुए जुंगू बोलते, लगता है मास्टर ल्यू को काफी डर लग रहा है,
कहीं वो यहाँ पे भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। मास्टर ल्यू हंसते हुए बोलते डार्क एम्बर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम यहाँ पे रिबॉर्न हुए हो, लेकिन तुम्हें इतना एरोगेंटली बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद जुंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसको मेरे बारे में कैसे पता, कहीं इसके पास कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं जिससे वो फ्यूचर को देख सकता हो, क्योंकि वैसे भी ये ताओइस्ट है तो इसके पास ऐसी कोई टेक्निक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जुंगू बोलता है मास्टर ल्यू तो क्या यही वजह कि तुम मुझे मारना चाहते हो? मास्टर ल्यू बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस तुम्हें ये प्रूव करना चाहता हूँ कि भले तुम फ्यूचर से क्यों ना आए हो, लेकिन फिर भी मेरी जैसे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जुंगू सोच रहा था इसके कहने के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसके यहाँ पे और भी टीममेट्स हैं और शायद से यहाँ पे मुझे छोड़े कोई और भी रिबॉर्न हुआ है। मुझे यहाँ से निकलने के बाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर मास्टर ल्यू वापस से ट्रू लॉर्ड ऑफ क्लियर ओरिजिन को समन करते हैं। मास्टर ल्यू के समन करने के साथ ही सिल्वर आर्मर पहना हुआ 3 आंखों का बंदा अपीयर होता है। जुंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कहीं ये मिथिकल लॉर्ड यांग चेन तो नहीं। मास्टर ल्यू जब जुंगू के एक्सप्रेशन को देखते तो काफी प्राउडली बोलते हैं तुम्हारे 2 एसेसन के सब्स्टिट्यूट मेरे हेवनली लॉर्ड को नहीं संभाल पा रहे थे, तो अब देखते तुम यहाँ पे क्या करते हो। जस्ट उसी वक्त हम देखते जुंगू अपने पास से एक हैंडगन बाहर निकालता है। जुंगू के हाथ में गन देखने के साथ ही मास्टर ल्यू वहाँ पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं डार्क एम्बर क्या तुम्हें सही में लगता है कि इस एरिया के अंदर गन किसी काम की है? मुझे यहाँ पे इस गन से बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जुंगू वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बोलता और उस गन को अपने सर पे रख देता है। मास्टर ली जो कि हंस रहे होते हैं अचानक से वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि जुंगू वहाँ पे खुद को मारने वाला है। मास्टर ली को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलते डार्क एम्बर अगर तुम मुझे नहीं आ सकते तो तुम्हें यहाँ खुद को मारने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ मेरे अंडर में भी रह सकते हो। जुंगू बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं जुंगू सोच रहा था मैं यहाँ पे खुद को नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अगर इस गन का यूज मैं नहीं करता हूँ तो आखिर यहाँ पे लूसीफर कैसे आएगा। बिना ज्यादा कुछ सोचा जुंगू वहाँ पे गन को शूट कर देता है। इससे पहले वो बुलेट जुंगू को टच कर पाती जुंगू के सामने एक शील्ड आती है। वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम रुक चुका है। जुंगू के पीछे से हम देखते बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसी के साथ हम देखते जुंगू के पीछे लूसीफर आ गया होता है। लूसीफर बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे आपको सेव करने के लिए आ चुका हूँ। वहीं पे जुंगू को फील हो रहा होता है कि लूसीफर इस टाइम अपनी 100% फॉर्म में है। मास्टर स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम्हारे समन करने का काफी अलग तरीका था, लेकिन वही मैं सोचूं कि डार्क एम्बर का इतना नाम क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे एक्चुअली में 4 सब्स्टिट्यूट है। यही बात है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो। मास्टर ल्यू बोलते हैं हेवनली लॉर्ड और ट्रू लॉर्ड ऑफ क्लियर ओरिजिन फटाफट जाके डार्क एम्बर के ऊपर अटैक करो। दोनों डिवाइन पोजीशन मास्टर ल्यू की बात सुनते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुंगू बोलता है डार्क एम्बर लेडी कबी और लूसीफर तीनों फटाफट से आगे बढ़ो, आज हमें कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ पे हराना होगा। वहीं तीनों सब्स्टिट्यूट जुंगू की कमांड के साथ आगे बढ़ते हैं। डार्क एम्बर सीधे हेवनली लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं लेडी कबी और लूसीफर दोनों यांग चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूसीफर फटाफट से अपने आगे शील्ड बना देता है और बोलता है लेडी कबूया फटाफट जाके इस लोहे के डब्बे की हेल्प करो, मैं इस 3 आंखों वाले को बहुत इजीली संभाल लूंगा। ये बात सुन के यांग चेन काफी ऑफेंड हो जाता है और बोलता है मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया मॉर्टल रियलम में आए हुए, और आखिर यहाँ पे एक छोटी सी चीटी की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे सामने कुछ भी बोले। यांग चेन आगे बढ़ते हुए लूसीफर बनाई हुई शील्ड को तोड़ देता है। इन शील्ड के टूटने के साथ वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। लूसीफर फटाफट से यांग चेन के आसपास 5 ट्रांसपेरेंट शील्ड को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं और उन सारे अटैक की वजह से यांग चेन लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है। जब मास्टर ल्यू देखता है कि लूसीफर वहाँ पे यांग चेन को सप्रेस कर रहा है तो वो गॉडेस ऑफ मर्सी को बोलता है कि फटाफट से कुछ कीजिए। वहीं गॉडेस ऑफ मर्सी अपने जेड का यूज करते हुए यांग चेन के सारे घाव को ठीक कर देती है। जब जुंगू देखता है कि यांग चेन पूरी से हील हो गया तो वो सोच रहा था कि उन ट्रांसपेरेंट शील्ड को बनाने में लूसीफर की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हुई थी, लेकिन उन शील्ड के एक्सप्लोड होने की वजह से यांग चेन को जो भी डैमेज पहुंचा था गॉडेस ऑफ मर्सी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो लूसीफर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूट के अटैक कोई भी काम नहीं आएंगे, गॉडेस ऑफ मर्सी उन लोगों को बार बार हील कर देगी। मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। जुंगू फटाफट अपने सब्स्टिट्यूट को वापस बुला लेता है। डार्क एम्बर लेडी कगुया फटाफट से वापस आ जाते हैं, लेकिन वहीं लूसीफर जो कि थोड़ा एरोगेंट है वापस लौटने से पहले यांग चेन की तरफ घूर के देखता है। मास्टर ल्यू बोलते लगता है तुम्हारी काफी ज्यादा फट गई, ऐसी बात है तो अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूं। ये बोलते वो वहाँ पे सारे लोग को बोलता है कि फटाफट डार्क एम्बर के ऊपर अटैक करो, कोई भी यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। जुंगू समझ पा रहा होता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और मास्टर ल्यू अब उसके ऊपर सीरियसली अटैक करने वाला है और ये बैटल लगभग फ्यूचर डायरी की तरह ही जा रही है। जैसा फ्यूचर डायरी में लिखा था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा है। जो सेलेस्टियल और मास्टर ल्यू के पीछे खड़ा है सिर्फ वही उसका सब्स्टिट्यूट है, सबके सब जो भी है वो सब डिवाइन प्रोजेक्शन है। उसके बाद जुंगू बोलता है अब मुझे मेरी पूरी पावर को दिखाना होगा। वो बोलता है डार्क एम्बर लेडी कगुया लूसीफर तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाओ। हम देखते हैं डार्क एम्बर और लूसीफर दोनों ही लेडी कगुया के साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर हमें लेडी कगुया डार्क एम्बर लूसीफर फॉर्म दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं लेडी कगुया मर्ज फॉर्म बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हुए उन
चारों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सेलेस्टियल लॉर्ड अपने आर्टिफैक्ट से लेडी कगुया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लेडी कगुया जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो उस आर्टिफैक्ट को काट देता है। और वहीं हेवनली लॉर्ड और यांग जन दोनों को ही उससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इस टाइम लेडी कगुया के मर्ज फॉर्म के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। ये देखने के बाद मास्टर लियो स्माइल करता है और बोलता है, डार्क एम्बरर के यही तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी। मैं यहाँ पे ये चीज मानना चाहूंगा, तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन मैं जो कि सेंचुरीज पुराना मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये बोलते हुए मास्टर लियो अपने पास से एक टोकन निकालते हैं। मास्टर लियो बोलते हैं जो सेलेस्टियल टोकन है इसको हर एक जनरेशन के साथ सेलेस्टियल मास्टर सेट के अंदर पास ऑन किया जाता है। उसके बाद मास्टर लियो सेलेस्टियल टोकन को अपने सर के पास लगा देते हैं और उस सेलेस्टियल टोकन के मास्टर लियो के सर के साथ टच करते ही हमें बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं। वो जो सीन्स होते हैं वो 11 जनवरी 1821 के होते हैं, जब 56 जनरेशन सेलेस्टियल मार्शल जैंग डालिन ने मॉन्स्टर से फाइट करके सारे लोगों को बचाया था। फिर हमें 7 जुलाई 1937 का सीन दिखाया जाता है, जब सेलेस्टियल मास्टर सेट का 61st जनरेशन जैंग फूजी सेक्लूजन के अंदर जाने वाला था। वो अपनी स्ट्रेंथ को ऑलरेडी लो की भलाई के लिए यूज कर चुके थे। फिर हमें 15 अगस्त 1993 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेलेस्टियल मास्टर सेट के 64th जनरेशन, जहाँ पे मास्टर लुन यिन ने ये बताया था कि आज से 30 साल बाद वर्ल्ड के अंदर एक नया एरा की स्टार्टिंग होगी। वहीं 12 नवंबर 2025 को सेलेस्टियल मास्टर सेट के 65th जनरेशन मास्टर लू सी ने ये सेलेस्टियल मास्टर टोकन मास्टर लियू को दिया और उन्होंने मास्टर लियू को बोला कि तुम माउंटेन से नीचे जाओ और इस नए एरा के अंदर सेलेस्टियल मास्टर सेट को बनाओ। तभी हम देखते हैं मास्टर लियू अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मैं लियू जो कि सेलेस्टियल मास्टर सेट का 66 जनरेशन है, मैं चाहूंगा कि मेरे एंसेस्टर यहाँ पे आके मेरी हेल्प करे ताकि मैं सेलेस्टियल मास्टर सेट की प्रेस्टीज को कायम रखूं। हम देखते हैं मास्टर लियू के पीछे बहुत सारे फिगर अपीयर होते हैं, वो सब के सब बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट लग रहे होते हैं। वही जुंगू जो कि दूर से उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो बोलता है कि ये लोग कम से कम 12 है और इनकी एनर्जी से मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर ये लोग सब्स्टिट्यूट होते तो कम से कम एस रैंक पे होते और इनमें से कुछ तो एसएस लेवल पे भी जा सकते थे। जैसे ही वो सारे मार्शल आर्टिस्ट फाइट को ज्वाइन करते हैं, लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। उनमें से 3 मार्शल आर्टिस्ट ताओइस्ट हैंडसील बनाने लगते हैं। उस हैंडसील के यूज करते ही लेडी कगुया के हाथ गोल्डन चेन से बन जाते हैं। जब मास्टर लियू देखता है कि उसकी पोजीशन काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है, तो वो जुंगू को बोलता है, डार्क एम्बरर तुम यहाँ पे हार चुके हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेस्टियल मास्टर सेट का लीडर हूँ, इसीलिए मैं अभी भी अपनी बातों पे टिका हुआ हूँ। डार्क एम्बरर तुम चाहो तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन सकते हो। मास्टर लियू मन में सोच रहा होता है, एक बार डार्क एम्बरर मेरे साथ में आ जाए, उसके बाद मैं यू ताजी को बहुत इजीली हरा दूंगा, उसको भी यहाँ पे अपने अंडर में कर लूंगा। इस तरीके से 2 बंदे जो कि फ्यूचर से आए हैं वो मेरे अंडर में हो जाएंगे और इस तरीके से मेरा सेलेस्टियल मास्टर सेट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। जुंगू उसको बोलता है, मैं ये बात मानता कि तुम ट्रू सेलेस्टियल मास्टर हो, लेकिन तुम्हारी जो लेगेसी सालों से चलती आ रही है वो आज मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। मास्टर लियू सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे लगा कि उसके पास जितनी पावर थी वो सब खत्म हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे डार्क एम्बरर के पास और भी कैपेबिलिटी बाकी है। आखिर डार्क एम्बरर यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि यहाँ पे वही जीतने वाला है। फिर हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे अपने एसएस रैंक के सब्स्टिट्यूट फीटल मूवमेंट को बाहर निकालता है, साथ ही में अपने एसएस रैंक का टैलेंट इमोशन इग्नाइटर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही लू फेंग इस टैलेंट को एक्टिवेट करता है, वो हांग सिटी के लोगों के इमोशन को फील कर पा रहा होता है। हांग सिटी के लोगों के अंदर बहुत सारे अलग अलग इमोशन चल रहे होते हैं, जैसे कि डर, कंफ्यूजन और डिप्रेशन, ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव इमोशन चल रहे होते हैं। लेकिन वहीं यूशी नाम की रिपोर्टर ने डार्क एम्बरर की वीडियो को सबको दिखाया, जिसमें डार्क एम्बरर वर्महोल गार्डियन को हरा रहा है। इस तरह से लोगों के अंदर भरोसा जगा कि वो लोग इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं और वहीं पे सारे सोल्जर हांग सिटी के अंदर घूम घूम के बोल रहे होते हैं, हम लोग पक्का इन मॉन्स्टर को हरा देंगे। वहीं जुंगू अपने मन के अंदर ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि हांग सिटी के लोग के अंदर वापस एक होप जग रही है कि वो यहाँ पे खुद को बचा सकते हैं। इस तरह के होप के साथ जो भी फ्यूचर होगा वो पक्का से काफी अच्छा होने वाला है। जुंगू ने वहाँ पे डिसाइड कर लिया होता है और बोलता है, मेरे नए सब्स्टिट्यूट मैं चाहता कि तुम यहाँ पे हांग सिटी के मिलियंस ऑफ लोगों की होप्स और प्रेयर के साथ जन्म लो। हम देखते हैं वो जो पिंक कलर की फ्लैश बॉल होती है उसके अंदर लाइट चमकना चालू हो जाती है और वो लाइट अपने एसएस लेवल लिमिट में पहुंच चुकी होती है। वो फ्लैश बॉल अपनी साइड को बढ़ाने लगता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का विंग बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो फ्लैश बॉल एक एंजल के अंदर चेंज हो जाती है। उस एंजल के वहाँ पे जन्म लेने के साथ ही हर जगह लाइट लाइट हो जाती है। वो वहाँ पे पीछे घूमती है और जुंगू को एक स्माइल देती है। एंजल बोलती है, होस्ट मैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की होप्स और प्रेयर से जन्म ली हूँ, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करूंगी ताकि आपके सामने के सारे ऑब्स्टिकल हट सके। जुंगू स्माइल करते फटाफट से उसके एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है। जुंगू के इस एसएस लेवल सब्स्टिट्यूट का नाम है एंजल ऑफ होप और इसके पास यहाँ पे 3 मेन स्किल है। सबसे पहले स्किल है एवरलास्टिंग लाइफ। ये स्किल यहाँ पे पावर ऑफ होप का यूज करते हुए किसी भी सब्स्टिट्यूट की एनर्जी खत्म होने से रोक सकती है और यहाँ पे होस्ट किसी भी स्किल का यूज कर सकता है और उसको माना की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वहीं जो टारगेट इस स्किल के ब्लेसिंग के अंदर होगा उसको यहाँ पे 20% एडिशनल एनर्जी मिलेगी, जिससे उसकी पावर की लिमिट से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं एंजल ऑफ होप की सेकंड स्किल है ग्रेस ऑफ होप।
इस स्किल के अंदर जिस टारगेट के ऊपर ब्लेसिंग होती है उसको फेदर ऑफ होप मिलती है, जिससे वो एंजल ऑफ होप के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। साथ ही में एंजल ऑफ होप की पावर का कुछ पोर्शन ले सकता है। वही थर्ड स्किल है ब्लॉसम ऑफ होप। ये स्किल पावर ऑफ होप का यूज करते हुए किसी भी क्रिएचर की थोड़े टाइम के लिए दिल की इच्छा को कंप्लीट कर सकता है। जब मास्टर लियो देखता है कि जुंगू ने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एसएस लेवल के सब्स्टिट्यूट को समन किया है, तो बोलता है कि इतने सारे सपोर्ट सब्स्टिट्यूट को समन करने का क्या फायदा, ये यहाँ पे तुम्हारी फाइट करने किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर सकते। एंसेस्टर मैं चाहता हूँ फटाफट से इस डीमन को खत्म कर दे ताकि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड को और ज्यादा दिक्कत ना दे पाए। और हम देखते सारे एंसेस्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जुंगू स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर लियो मुझे एक बात, आखिर तुम्हारे एंसेस्टर मेरे खिलाफ कैसे जीत पाएंगे? मेरे पास यहाँ पे हांग सिटी के लोग की होप्स और प्रेयर्स की पावर है। तभी एंजल ऑफ होप अपनी विंग्स को मूव करती है और बहुत सारी एनर्जी सीधे जाकर लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के अंदर इंसर्ट हो जाती है। एनर्जी के इंसर्ट होते लेडी कगुया मर्ज फॉर्म का पावर एक्सीड हो जाता है और वो उन गोल्डन चेन्स को बहुत इजीली तोड़ देती है। वो अपने आसपास एक गोल्डन लाइटिंग बना लेती है, बहुत ही स्पीड से मास्टर लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले लेडी कगुया मर्ज फॉर्म मास्टर लियो के पास पहुंच पाती, गॉडेस ऑफ मर्सी और सेलेस्टियल लॉर्ड दोनों मास्टर लियो के सामने आते हैं। उन दोनों का ऑपरेसिव फोर्स एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर लेडी कगुया के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के पास हमें बचने का कोई चांस नहीं होता, इसीलिए वो अपने ब्लैक फ्लेम बेरे को एक्टिवेट करती है। लेकिन वो जो एनर्जी फोर्स था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए कुछ अटैक के बाद उस बेरे के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो ब्लैक फ्लेम बेरे टूट जाता है और वहाँ पे इतनी एनर्जी की वजह से हर जगह धुआं हो गया होता है। लेकिन जैसे ही मास्टर लियो को वहाँ पे लग रहा होता है कि वो यहाँ पे जीत चुका है, डस्ट के हटते अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लेडी कगुया मर्ज फॉर्म से गायब हो गया होता है। तभी हम देखते हैं लेडी कगुया मर्ज फॉर्म मास्टर लियो के पीछे आ गई होती है और बोलते क्या तुम वहाँ पे धुएं के अंदर मुझे ढूंढ रहे हो? इतनी स्पीड से आने की वजह से मास्टर लियो को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पे रिएक्ट कर सके। लेकिन वहीं पे गॉडेस ऑफ मर्सी जो कि हमेशा से मास्टर लियो को प्रोटेक्ट करती है, गॉडेस ऑफ मर्सी बहुत ही स्पीड से रिएक्ट करते हुए मास्टर लियो के आसपास एक वाटर से बनी हुई शील्ड बना देती है। वहीं बहुत सारे एल्डर्स लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। लेडी कगुया मर्ज फॉर्म बहुत ही स्पीड से उन सभी के खिलाफ अटैक कर रही होती है। अचानक से लेडी कगुया वहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है और जब वो वहाँ पे रीअपीयर होती है तो ऑलरेडी बहुत सारे एंसेस्टर्स को बाईपास कर गई होती है। अब लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के मास्टर लियो के पास पहुंचने में दो एंसेस्टर सामने खड़े होते हैं। तभी जुंगू वहाँ पे लेडी कगुया मर्ज फॉर्म को बोलता है, तुम्हारी ब्लेड यहाँ पे इनविजिबल होनी चाहिए, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आए तुम उन सभी को खत्म कर दो। तुम्हारी पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा हो कि तुम्हारी लिमिट भी एक्सीड हो जाए। जुंगू के ये बोलने के साथ ही बुक ऑफ विशेस का मास्टर इस विश को कंप्लीट कर देता है। वहीं एंजल ऑफ होप भी लेडी कगुया को लगातार पावर ऑफ होप दे रही होती है। इतनी एनर्जी और पावर मिलने की वजह से लेडी कगुया मर्ज फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। वहाँ ब्लैक कलर के फ्लेम्स ब्लेड के अंदर चेंज होकर एल्डर्स के ऊपर अटैक करती है। उस अटैक के साथ ही वो एल्डर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब मास्टर लियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लेडी कगुया मर्ज फॉर्म इतनी पावरफुल कैसे हो गई। वहीं जब जुंगू देखता है कि मास्टर लियो यहाँ से भागने ट्राई कर रहा है, जुंगू वहाँ पे चार्मिंग क्वीन को समन करते हुए बोलता फटाफट से पिंक इल्यूजन को क्रिएट करो। ये कमांड को सुनते मास्टर लियो के एक्सप्रेशन इतना से चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं मास्टर लियो की बॉडी के आसपास पिंक कलर की एनर्जी होती है। मास्टर लियो वहाँ पे पूरी तरह से इल्यूजन के अंदर चले गए होते हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते। और वहीं जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के साथ फाइट कर रहा होता है और वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। जुंगू स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है यही मेरी फाइनल अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे इसको खत्म कर सकता हूँ। और वहीं गॉडेस ऑफ मर्सी लगातार अपने वाटर स्ट्रीम से जुंगू के अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जुंगू के पास ग्रीन डीमन होता है, इसीलिए वो ग्रीन डीमन के टेंटेकल की हेल्प से बहुत इजीली मास्टर लियो के सेलेस्टियल टोकन को ले लेता है। उस सेलेस्टियल टोकन के मास्टर लियो के पास जाते ही मास्टर लियो अचानक से इल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके वहाँ पे इल्यूजन से बाहर निकलते निकलते काफी ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पे सेलेस्टियल मास्टर टोकन जुंगू के पास में है, इसीलिए वहाँ के सारे एंसेस्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जुंगू हंसते हुए बोलते चलो अब देखते हैं इस सेलेस्टियल मास्टर टोकन के बिना मास्टर लियो अब क्या कर पाते हैं। मास्टर लियो जुंगू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते फटाफट से मेरा टोकन वापस कर दो। जुंगू उसको बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, आखिर मैं तुम्हें वापस क्यों करूंगा। लेडी कगुया मर्ज फॉर्म फटाफट इसको मार दो। तभी हम देखते हैं मास्टर लियो वापस एक हैंड साइन को परफॉर्म करता है और वहाँ पे सेलेस्टियल जनरल ट्रू लॉर्ड को वहाँ पे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। आसमान के अंदर से बिजली कड़कती है और वहाँ पे एक डिवाइन पोजीशन आती है और ये जो डिवाइन पोजीशन होती है ये पहले की सारी डिवाइन पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जुंगू काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल नहीं लगा था इसके बाद अभी भी कोई प्लान होगा। लेकिन सेलेस्टियल जनरल ट्रू लॉर्ड वहाँ पे लेडी कगुया से फाइट नहीं करता बल्कि वो वहाँ पे एक थंडर सील एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है थंडर गॉड एस्केप काउंटलेस बोल्ट। देखते हैं वहाँ पे मास्टर लियो के आसपास एक लाइटनिंग बेल लग जाता है और लेडी कगुया का अटैक वहाँ पे उसको हिट नहीं करता। उस लाइटनिंग स्पेयर के अंदर से मास्टर लियो बोलता है अभी के लिए तुम इस सेलेस्टियल मास्टर टोकन को ले लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा और इस बेइज्जती का बदला लूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ से वो लाइट गायब हो जाती है और कोई भी नहीं होता। ये देख के जुंगू वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक होता है और बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है फटाफट से लियो की लोकेशन का पता करो। बुक ऑफ विशेस का मास्टर लियो की लोकेशन को जुंगू के माइंड के अंदर इंसर्ट कर देता है। जुंगू फटाफट से लेडी कगुया मर्ज फॉर्म के साथ में लियो की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वही हम देखते हैं लियो को जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, वहाँ पे उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और रिग्रेट होता है। वो बोलता है अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करी होती तो मैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह से नहीं हारता।
उस कमीने डार्क एम्बरर ने मेरे सेलेस्टियल मास्टर टोकन को ले लिया। सेलेस्टियल मास्टर टोकन के जाने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी कम बच चुकी है। अगर मैं वहाँ पे उससे फाइट करता तो ये मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता था। और अभी मास्टर यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि वो यहाँ पे कहाँ पे जाके छुपे। अचानक से वो काफी दूर से आवाज को डिटेक्ट करता है। वो फटाफट 2 हेवनली टैलिस्मैन को लेता है और अपनी आंखों के पास रख देता है। वो वहाँ पे देख पा रहा था कि लेडी कबूया मर्ज पर बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। ये देख के मास्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसको यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर डार्क एम्बरर को उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। फटाफट सेलेस्टियल जनरल ट्रू लॉर्ड को समन करता है। उसके बाद वो वहाँ पे उसी सेम टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लेडी कबूया मर्ज पर जुंगू वहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे मास्टर लियू नहीं मिलता। जुंगू फटाफट से बुक ऑफ विशेस का मास्टर को बोलता है, बुक ऑफ विशेस के मास्टर उसके लोकेशन का वापस से पता करो। वहीं मास्टर लियू जो कि काफी स्पीड से वहाँ पे जा रहा होता है, वो सोचता है कि डार्क एम्बरर के पास में यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट है जो कि उसकी लोकेशन यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। उसके पास जो यहाँ पे टैलेंट है वो एक नॉर्मल ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट से बहुत ज्यादा डरावना है। मैंने यू ताई जी के मुंह से किसी भी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना क्योंकि प्रीवियस लाइफ के अंदर ऐसा हो। जैसे ही मास्टर ली वहाँ पे लैंड करता है, एक सोल्जर उससे बोलता है, ब्रदर हमारे पास जो भी एस रैंक के अवेकनर्स थे उन सभी की एनर्जी खत्म होने वाली है, क्या तुम प्लीज यहाँ पे आके हमारी हेल्प कर सकते हो। मास्टर ली वहाँ पे वॉइड किंग इंसेक्ट को देखता है। मास्टर ली वहाँ पे बोल देता है नॉर्मल सा वॉइड किंग इंसेक्ट है, आखिर ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी तक से वो वहाँ पे साउंड को डिटेक्ट करता है। उसके एक्सप्रेशन वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। वो सोल्जर को वहाँ से हटाता है और बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पे परेशान मत करो। उसी सेम टेक्निक की हेल्प से वो वापस वहाँ से निकल जाता है। वो सोल्जर वहाँ पे उसको निकलते हुए देख के काफी ज्यादा सैड होता है। उन लोगों के पास में कोई भी होप नहीं बची होती। तभी अचानक से सोल्जर के पीछे एक बग टाइप का मॉन्स्टर आता है। वो सोल्जर वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया होता है और उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे रेड और ब्लैक कलर का स्लैश आता है जो कि उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लेडी कबूया मर्ज पर जुंगू आ गए होते हैं। जुंगू बोलता है क्या तुम ठीक हो। इससे पहले वो सोल्जर जुंगू को थैंक यू बोल पाता, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जुंगू के पीछे वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं। जुंगू काफी स्पीड से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जुंगू की इतनी पावर को देख के वो सोल्जर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसने यहाँ पे बहुत सारे एस क्लास अवेकनर को देखा था, लेकिन कोई भी जुंगू जितना पावरफुल नहीं था। फटाफट जुंगू सामने झुक जाता है और बोलता है प्लीज हमारी हेल्प करो, यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन लोग के ऊपर हमारी गन्स का कोई असर नहीं हो रहा। वहीं जो मेरे सारे साथी उन लोग की हालत काफी खराब हो चुकी है। जुंगू स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, तुम यहाँ पे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वो जो सोल्जर है वो वहाँ पे जुंगू को बताना चाहता था कि ये वॉइड किंग इंसेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आपको अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वॉइड किंग इंसेक्ट की साइज को देख के वो सोल्जर काफी ज्यादा डर गया होता है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा होता। जुंगू के लिए यहाँ पे वॉइड किंग इंसेक्ट काफी ज्यादा फायदेमंद है और अगर यहाँ पे उसको एक मौका मिलता है तो वो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो सोल्जर जानता है कि जुंगू काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉइड किंग इंसेक्ट को कमजोर समझना काफी बड़ी गलती होगी। जुंगू सोल्जर को बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम एक काम करो अपने सारे साथी को यहाँ से लेके चले जाओ क्योंकि ये जगह मेरी बैटलफील्ड होने वाली है। तो यहाँ पे मेरी बैटलफील्ड के अंदर किसी को भी कुछ भी हो सकता है। जुंगू आगे बढ़ते हुए वॉइड किंग इंसेक्ट को काफी ज्यादा स्ट्राइक लगाता है। वहीं हम देखते लेडी कबूया की मर्ज फॉर्म पे खत्म हो जाती है। लेडी कबूया की बॉडी के अंदर से रेड फ्लेम बाहर निकलती है और वहाँ पे डार्क एम्परर आ गया होता है। जुंगू को यहाँ पे ये सब देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर डायरी के अंदर उसने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था। अभी के लिए उसका मेन टास्क ये है कि वो यहाँ पे वॉइड किंग इंसेक्ट को खत्म करे। वही हम देखते वो सोल्जर काफी खुश हो गया होता है, बोलता है तुम यहाँ पे डार्क एम्परर हो, मैं तुम्हें पहचान गया, यहाँ पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है, मैं इसको पहचानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे वॉकी टॉकी बोलता है कैप्टन अब हम लोग बच जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को बचाने के लिए डार्क एम्परर आ चुका है, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रहा, ये 100% डार्क एम्परर ही है। जैसा कि उस रिपोर्टर की वीडियो के अंदर था, यहाँ पे एक मेड की ड्रेस पहने हुई लड़की है और साथ ही में एक ब्लैक कलर का आर्मर पहना हुआ सब्स्टिट्यूट। जुंगू की स्वॉर्ड एनर्जी लगातार वॉइड किंग इंसेक्ट के ऊपर अटैक कर रही होती है और उस टाइम का फायदा उठाते लेडी कबूया और डार्क एम्परर दोनों वॉइड किंग इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं हम देखते हैं वॉइड किंग इंसेक्ट काफी जोर से चिल्लाता है। वॉइड किंग इंसेक्ट के चिल्लाने के साथ ही सारे मॉन्स्टर जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पे वो सोल्जर जो कि फाइट करते करते काफी ज्यादा थक गए होते हैं, अचानक से वहाँ पे डार्क एम्परर को देख के उन लोग की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। उनके हिसाब से यहाँ पे डार्क एम्परर उनका नेशनल हीरो है। हम देखते हैं जुंगू को जो कि आराम से सारे इंसेक्ट का आने का इंतजार कर रहा होता है। जुंगू अपने पास से वहाँ पे एक व्हाइट कलर का हॉर्न बाहर निकालता है। हम देखते हैं वहाँ पे हॉर्न के अंदर से लाइट बाहर निकलती है और वहाँ पे फ्रॉस्ट ड्रैगन आ गया होता है। यहाँ पे ये फ्रॉस्ट ड्रैगन एस रैंक के सब्स्टिट्यूट जितना पावरफुल है और ये फ्रॉस्ट ड्रैगन यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा काम आएगा इन सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। हम देखते हैं वो फ्रॉस्ट ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और काफी जोर चिल्लाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर फ्रॉस्ट ड्रैगन की आवाज से यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जुंगू सोच रहा था मुझे यहाँ पे वॉइड किंग इंसेक्ट से फाइट करके काफी ज्यादा फायदा होगा, कम से कम मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ डेस्टिनी के 5 टिकट तो मिलेंगे। तभी जुंगू को हमारे पीछे से आवाज आती है। जुंगू जब हमारे पीछे देखते तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं। वो सोल्जर्स बोलते हैं डार्क एम्परर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। ये सब देख के जुंगू काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, सोच रहा होता है आखिर मैंने यहाँ पे इनसे हेल्प कब मांगी। जुंगू वहाँ पे उन सारे सोल्जर को मना कर देता है और बोलता है
तुम लोग यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग इंसेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि यहाँ पे इतने सारे लोग लगे, मैं यहाँ पे बहुत इजीली इसको हरा सकता हूँ। वहीं ये सब सुन के वो सोल्जर्स काफी परेशान हो गए होते हैं। वो सोच रहे थे जिस मॉन्स्टर से हम लोग पूरी नाइट फाइट कर रहे थे, डार्क एम्परर बोल रहा है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ एक कचरा है। फिर जुंगू वहाँ पे अपनी डायमंड शॉट बाहर निकालता है और वर्ल्ड किंग इंसेक्ट का वो काफी ज्यादा अटैक करता है। उस अटैक के साथ वहाँ पे वर्ल्ड किंग इंसेक्ट खत्म हो गया होता है। सिस्टम जुंगू को कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि आपने यहाँ पे वर्महोल गार्डियन वर्ल्ड किंग इंसेक्ट को खत्म किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे 5 व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट मिलते हैं और साथ ही में 5 फेट क्रिस्टल भी। साथ ही में आपका लेवल अप हो चुका है। आपका जो लेवल है वो लेवल 29। ये सब देख के वो सारे सोल्जर काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोग यहाँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सच में यहाँ पे डार्क एम्परर है। सच में ये सारे मॉन्स्टर इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं। जुंगू वहाँ से उनको बाय करके निकल जाता है। तो वहाँ पे यही सोच रहा होता है कि मेरा अगला टारगेट लियू की लोकेशन होना चाहिए। वही जुंगू सोच रहा होता है क्यों ना मैं अभी के लिए इसको छोड़ दूं। वैसे भी आज उसने मेरी पावर देख ली है तो उसको यहाँ पे कुछ दिन डर में रहना काफी जरूरी है। वहीं कुछ सोल्जर जुंगू को देख के काफी एडमायर कर रहे होते हैं। वो वर्ल्ड किंग इंसेक्ट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसको डार्क एम्परर ने इतनी इजीली खत्म कर दिया। यहाँ पे उन्होंने हमारी हेल्प करी और बदले में कोई रिवॉर्ड भी नहीं मांगा। हमारी जनरेशन के लिए डार्क एम्परर एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। तभी हमें एक विला के बालकनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लियू पहुंचा होता है। लियू बोलता है मुझे यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है। वो फटाफट से हमारे बालकनी का दरवाजा तोड़ता है और बोलता है यू ताई क्या तुम यहाँ पे हो, मुझे तुमसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन लियू के लिए वहाँ पे काफी डिसअपॉइंटमेंट की बात थी। यू ताई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। लियू अपने पास से एक तालिस्मान बाहर निकालता है और डार्क एम्परर के साथ जो उसकी फाइट हुई वो उसको उसमें रिकॉर्ड कर देता है। और एंड के अंदर लियू ये भी बोलता है यू ताई मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे डार्क एम्परर की एबिलिटीज काफी अजीब है। अगर तुमको यहाँ पे डार्क एम्परर के बारे में और भी जानना है तो फटाफट से मुझे कांटेक्ट करो। उस तालिस्मान को रिकॉर्ड करने के बाद वो वहाँ पे दीवार के ऊपर उसको लगा देता है। इस टाइम पे लियू काफी शांत हो गया था। उसको पता था कि वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। उसके सब्स्टिट्यूट की एनर्जी यहाँ पे काफी लिमिटेड थी। तो यहाँ पे उसको कुछ ऐसा करना होगा कि डार्क एम्परर उसको ट्रैक ना कर पाए। वो वहाँ पे एक हैंडसिल बनाता है और लॉर्ड ऑफ लिटरेचर को समन करता है। वहाँ पे लियू के पीछे एक एल्डर का फिगर आ जाता है। वो एल्डर बोलता है मैं हूँ लॉर्ड ऑफ लिटरेचर। लॉर्ड ऑफ लिटरेचर अपने हाथ के से एनर्जी बाहर निकालता है जो कि वहाँ पे सीधे लियू की बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है। लियू वहाँ पे काफी खुश होता है और समझ में आ गया होता है कि जो भी मार्क यहाँ पे डार्क एम्परर ने उसके ऊपर लगाया था वो यहाँ पे इरेज हो चुका है। इसका मतलब डार्क एम्परर को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। हालांकि लियू को ये बात ही पता थी कि डार्क एम्परर के साथ ये बैटल उसको काफी महंगी पड़ी। यहाँ पे जो एनर्जी उसने सीक्रेट में ज्यादा कमाई थी तो सब के सब उसने डार्क एम्परर के पीछे खर्च कर दी। अब मैं एनर्जीज के अंदर अपनी टीम से काफी पीछे हो चुका हूँ और वहीं पे मैंने अपने सेलेस्टियल मास्टर सेट के हेरिटेज सेलेस्टियल मास्टर टोकन को खो दिया। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि डार्क एम्परर यहाँ पे उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए यहाँ पे डार्क एम्परर को सेलेस्टियल मास्टर सेट की सीक्रेट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं पक्का सेलेस्टियल मास्टर टोकन को ले लूंगा। डार्क एम्परर ने मेरी यहाँ पे काफी बेइज्जती करी है, उसका रिवेंज तो मैं लेके रहूंगा। फिर हम देखते हैं मास्टर ली वहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट को चेक करने लगता है और वो वहाँ पे कुछ देख के काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे उसे सब्स्टिट्यूट सेलेस्टियल लॉर्ड की इंटेलिजेंस 120 पॉइंट कम हो गई होती है। और वहीं पे सेलेस्टियल लॉर्ड की एक स्किल मैजेस्टिक डोमिनेंस ऑफ हेवनली लॉर्ड भी काफी कम हो गई होती है। अब इस स्किल की यहाँ पे ओरिजिनल पावर से 60% बची होती है। मास्टर लियू बोलते मैं जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूंगा। डार्क एम्परर तुम बस मेरा वेट करो। वहीं हम देखते हैं बुक ऑफ विशेस का मास्टर जुंगू को बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। लियू को ट्रैकिंग को यहाँ पे किसी ने खत्म कर दिया है। लेकिन जुंगू को यहाँ पे इन सारी चीजों से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती क्योंकि फ्यूचर डायरी की वजह से वो ऑलरेडी सब कुछ एक दिन पहले ही जान लेता है। जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर से एक विश मांगता है कि अगर लियू यहाँ पे मेरे किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन के 10 किलोमीटर भी आसपास रहता है तो मुझे यहाँ पे इसके बारे में नोटिफाई करोगे। और ये विश मांगने के बाद जुंगू को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। उसके बाद जुंगू फटाफट से डार्क एम्परर के एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करता है। उसको वहाँ पे ध्यान था कि जब लेडी को अपने मर्ज फॉर्म में थी तो उसके प्लंटिंग ब्लेड से यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड को 2 बार हिट हुआ था। मैं यहाँ पे काफी क्यूरियस हूँ आखिर डार्क एम्परर को वहाँ पे कौन सी पावर मिली है। जुंगू बताया था कि डार्क एम्परर की इंटेलिजेंस 120 पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी है और साथ ही में उसको यहाँ पे एक और नई स्किल मिली है जिसका नाम है मैजेस्टिक डोमिनेंस ऑफ हेवनली लॉर्ड। वो स्किल यहाँ पे अपने 40% पे है। जुंगू इसे देख के काफी शॉक होता है। वो बोलता है मैजेस्टिक डोमिनेंस ऑफ हेवनली लॉर्ड काफी अच्छी स्किल है लेकिन आखिर डार्क एम्परर जैसे वॉरियर के लिए इतनी हाई इंटेलिजेंस किस काम की। उसके बाद जुंगू वहाँ पे डार्क एम्परर के एट्रीब्यूट पैनल को बंद कर देता है। फिर जुंगू वहाँ पे सेलेस्टियल मास्टर टोकन को बाहर निकालता है। उसको यहाँ पे ध्यान था कि लियू ने इस टोकन को कैसे यूज किया था। वो बिल्कुल वैसे उस टोकन को अपने सर के ऊपर रखता है और एक्टिवेट करने का ट्राई करने लगता है। वहाँ पे जुंगू ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता, उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। जुंगू बोलता लगता है ये जो टोकन है वो सेलेस्टियल मास्टर सेट को छोड़कर कोई यूज नहीं कर सकता। वहाँ से जुंगू को वहाँ पे काफी चिढ़ आती है। वो बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जुंगू वहाँ पे सेलेस्टियल मास्टर टोकन को बुक ऑफ विशेस के मास्टर को दे देता है और बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है इस सेलेस्टियल मास्टर टोकन को इस तरीके से मॉडिफाई करो कि यहाँ पे इसको आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं यूज कर सकूँ। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर अगर मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करता हूँ तो इसमें कम से कम मेरी यहाँ पे आधी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जुंगू जब सुनता है कि बुक ऑफ विशेस के मास्टर को एनर्जी की जरूरत है वो वहाँ पे क्रिस्टल को तोड़ते उसको बहुत सारी एनर्जी दे देता है।
जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस का मास्टर, एनर्जी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दे सकता हूँ, तुम बस यहाँ पे काम करो। फिर बुक ऑफ विशेस का मास्टर बुक ऑफ विशेस को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मास्टर आपकी विश यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपका जो सेलेस्टियल मास्टर टोकन है ये पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुका है। वही बुक ऑफ विशेस के मास्टर के मॉडिफाई करने के बाद वो टोकन थोड़ा अलग लग रहा होता है। काफी कमाल की बात तो ये थी कि इस टोकन के पास यहाँ पे खुद का एट्रीब्यूट पैनल है। जुंगू जब उस एट्रीब्यूट पैनल को चेक करता है तो उसे बताया जाता है ये जो सेलेस्टियल मास्टर टोकन है होली ग्रेड का टॉप टायर का इक्विपमेंट है। इस टोकन को यहाँ पे यूज करने में यूजर की माना लिमिट 1000 पॉइंट से डिग्री हो आती है। आप यहाँ पे एक बार में सेलेस्टियल मास्टर सेट के 10 एंसेस्टर को समन कर सकते हो और वो आपको पूरे 10 मिनट तक बैटल करने असिस्ट करेंगे। जुंगू सोच रहे तो काफी कमाल की बात है, मैंने अपने पिछले लाइफ में 3 साल के अंदर कोई भी होली ग्रेड का आइटम नहीं देखा था और यहाँ पे इस लाइफ के अंदर मुझे इतना अच्छा ट्रेजर मिल गया। लेकिन तभी जुंगू वहाँ पे काफी अजीब लगता है। वो बोलता है आखिर मैं यहाँ पे 10 एंसेस्टर को समन क्यों कर सकता हूँ, यहाँ तक मुझे ध्यान है लियो पूरे 12 एंसेस्टर को समन कर सकता था। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि जिन 2 एंसेस्टर को लेडी कोबे ने खत्म कर दिया था वो अब यहाँ पे पूरी से खत्म हो चुके हैं। जुंगू को यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे 2 एंसेस्टर को खोने का मतलब 2 ऐसे के सब्स्टिट्यूट को खोना हो गया। लेकिन अगर उस के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज बिल्कुल ठीक थी और मुझे फिर भी यहाँ पे 10 एंसेस्टर मिल चुके हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जुंगू ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे एनर्जी को और ज्यादा गैदर करेगा ताकि वो अपनी माना लिमिट को और ज्यादा बढ़ा सके। उसके बाद जुंगू ने वहाँ पे डिसाइड किया एक बार ये छोटी दवाई यहाँ पे खत्म हो जाए उसके बाद वो नॉर्दर्न मैन में जाके और ज्यादा हंटिंग करेगा। वही हम देखते यू ताजी उस विला के अंदर वापस आ गया होता है और वो वहाँ पे लियो का छोटा हुआ तालिस्मान को भी नोटिस करता है। जैसे ही वो वहाँ पे लियो की रिकॉर्डिंग को सुनता है काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो वहाँ अपनी टीम के सारे लोगों को बुला लेता है। यू ताजी बोलता है उसने हम सबको बोला था कि वो यहाँ पे सारे लोग को हरा सकता है, लेकिन देखो वो यहाँ पे अकेले डार्क एम्बर को भी नहीं हरा पाया। लेकिन फिर भी ये न्यूज यू ताजी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि उसे पता कि लियो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसके पास SSS रैंक की एबिलिटीज है और वहीं पे जो उसका सेलेस्टियल मास्टर सेक्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके भी बहुत सारे हेरिटेज ट्रेजर उसके पास पड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंसेस्टर को भी समन कर सकता है। फिर भी अगर ऐसा इंसान डार्क एम्बर से हार गया इसका मतलब यहाँ पे डार्क एम्बर में पक्का कुछ ना कुछ बात है जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर हम देखते हैं लियो वहाँ से बैटलफील्ड पे पहुँचता है ताकि वो वहाँ पे डार्क एम्बर के बारे में कुछ पता लगा सके। उस बैटलफील्ड पे यू ताजी को बहुत सारे सब्स्टिट्यूट की एनर्जी फाइट होने के ट्रेसेस मिलते हैं। उसके बाद यू ताजी किंग ऑफ टाइम से बोलता है फटाफट से यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेक्निक की हेल्प से यहाँ के सारे सीन को रिक्रिएट करो। ये कमांड मिलने के साथ ही किंग ऑफ टाइम अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारी क्लॉक्स आ गई होती है जो कि लगातार वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है। हम देखते हैं वहाँ के जो इंसिडेंट होते हैं वो वापस से रिवर्स होने लगते हैं। असलियत में यहाँ पे कोई टाइम रिवर्स नहीं हो रहा बल्कि जो भी सीन्स यहाँ पे पास्ट के अंदर हुए हैं उनको यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दिखाया जा रहा है। जैसे यू ताजी के सामने वो सीन आता है यू ताजी बोलता है किंग ऑफ टाइम यहीं पे रुक जाओ। हम देखते हैं यू ताजी डायरेक्टली उस सीन के अंदर एंटर कर जाता है। उस सीन के अंदर एंटर करते वो वहाँ पे लेडी कबूतर को देखता है। वहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं होता है, उसको और कोई दिखाई नहीं दे रहा होता और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वो वहाँ पे जुंगू को देखता है। यू ताजी बोलता था तुम हो डार्क एम्परर जो कि मेरे साथ यहाँ पे टाइम के अंदर पीछे आया है। यू ताजी बोलता लेकिन मैंने अपने पास्ट के अंदर ऐसे इंसान को कभी नहीं सुना जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो। पिछले कुछ दिनों के अंदर इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। चलो डार्क एम्परर देखते आखिर तुम्हारा सीक्रेट है क्या। लेकिन तभी थोड़ा टाइम पीछे करने पे ही यू ताजी को वहाँ पे डार्क एम्परर दिखता है और वो वहाँ पे डार्क एम्परर के चेस्ट के अंदर लगी क्लॉक को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। यू ताजी बोलता है मुझे लगता है कि किंग ऑफ टाइम की पावर इसी ने सीज करी है। वही किंग ऑफ टाइम यू ताजी के पास आते हुए बोलती है मास्टर वो जो क्लॉक है वही मेरी पावर का सेकंड पार्ट है, क्या हमें लियो के साथ टीम को ज्वाइन करके डार्क एम्परर को यहीं पे हरा देना चाहिए। यू ताजी वहाँ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और बोलता है हमें यहाँ पे टाइम के अंदर थोड़ा और पीछे जाना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे पता चल सके आखिर इसने SSS क्लास के टैलेंट को हराया कैसे। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते यू ताजी काफी थक गया होता है। वो बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर एक बंदे के बाद इतने सारे सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकते हैं। और उन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सारे सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के अंदर मर्ज हो सकते हैं। आखिर यहाँ पे इस डार्क एम्परर ने किस तरह का टैलेंट को अवेकन किया है। अपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए यू ताजी बोलता है किंग ऑफ टाइम टाइम को और ज्यादा रिवर्स करते जाओ। किंग ऑफ टाइम बोलते अगर हम लोग ज्यादा रिवर्स करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ का भी असर पड़ेगा। यू ताजी काफी गुस्से में आते हुए बोलता है भले मेरी बॉडी की सारी एनर्जी खर्च हो जाए लेकिन मुझे यहाँ पे जानना है कि डार्क एम्परर इतना पावरफुल कैसे है। उसके बाद हम देखते हैं यू ताजी टाइम के अंदर और ज्यादा पीछे चला जाता है। यू ताजी जब देखता है कि जुंगू वहाँ पे टैलेंट को कैप्चर कर रहा है तो वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यू ताजी बोलता है इसका मतलब डार्क एम्परर दूसरे के टैलेंट को प्लंडर कर सकता है। यहाँ पे ये टैलेंट तो बहुत ज्यादा डरावना है, शायद से यही वजह है कि इसके पास बहुत सारे अलग अलग टैलेंट और सब्स्टिट्यूट है। लेकिन चाहे मेरी ये लाइफ हो या फिर मेरी पिछली लाइफ हो मैं अभी तक डार्क एम्परर से नहीं मिला हूँ तो आखिर मैं यहाँ पे इसके हाथों से कैसे मारा गया, यहाँ पे इसने मेरी किंग ऑफ टाइम की पावर कैसे ले ली। किंग ऑफ टाइम बोलते क्या आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ इसकी लोकेशन का पता करें, जब वो आराम से अपने कमरे के अंदर सो रहा होगा तो हम उसको ब्लास्ट करके मार सकते हैं। यू ताजी बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये डार्क एम्परर बहुत ज्यादा अजीब इंसान है, सबसे पहले हमें इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। डार्क एम्परर एक ऐसा बंदा जो कि टाइम के पीछे से आया है और अगर ये यहाँ पे ठीक बंदा हुआ तो इसके साथ मिलकर काम करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।